स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम बायोलॉजी में चैप्टर स्टार्ट किए हैं अपना लाइफ प्रोसेसेस, और लाइफ प्रोसेस चैप्टर की अर्थ ये 4th लेक्चर है और मेरे इस पूरी सीरीज का नाम है संकल्प सीरीज। आज इस 4th लेक्चर में हम बात करेंगे नए टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो खाने से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मींस द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, और एनर्जी से मुझे शायद एक बात याद आ रही है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमेशा हायर एनर्जी वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लो एनर्जी वाले लोगों के साथ अगर आप रहते हैं तो आपकी जो एनर्जी है उसके साथ कोलैप्स हो जाएगी और आप भी लोअर एनर्जी लेवल वालों के साथ में मिल जाएंगे। सो कहा भी जाता है कि बी ऑलवेज विथ दैट काइंड ऑफ पीपल हु हैज हायर एनर्जी लेवल, ताकि आपसे अगर एनर्जी आपके साथ जुड़े लोगों की ज्यादा है तो आप उनके लेवल पे जाने की कोशिश करो, उनके साथ नहीं जिनका एनर्जी लेवल लो है। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, उस खाने से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कराना। अब जो एनर्जी बनेगी उसके बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की रिपेयर के लिए यूज करना रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक स्केच बना रखी है जो पूरा रेस्पिरेशन को शो कर दिया है। ये हमारे पास एक सेल है, मान लिया कि दिस इज अ सेल। तो जो खाना हमने कंज्यूम करते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में। हमने भी पढ़ा भी था फोटोसिंथेसिस में कि वो ग्लूकोज के फॉर्म में खाना कन्वर्ट होता है। ठीक है, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है रिवर्स है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, मैं आगे के बाद में बताऊंगा इसके। तो फूड जो होता है, फूड जो ग्लूकोज के फॉर्म में है, जब ऑक्सीजन के साथ फ्रॉम एयर विच इज गेट फ्रॉम एयर, जब दोनों कंबाइन करते हैं सेल के अंदर, ठीक है, तो इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि व्हेन एनीथिंग कंबाइन विथ ऑक्सीजन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये जो खाना है ग्लूकोज के फॉर्म में, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा सेल के अंदर, तो ये रिलीज करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो इसका मैंने एक केमिकल रिएक्शन बनाया है कि व्हेन फूड कंबाइन विथ ऑक्सीजन, व्हेन फूड कंबाइन विथ ऑक्सीजन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी ऑल्सो। तो इस पूरे रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना और जो वाटर बना, ये एक बाई प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है। और जो एनर्जी बनती है ये इसका मेन प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन का, जिसको बॉडी के फर्दर यूज में इसको हम यूज किया करते हैं। अब देखिए आगे की अगर हम बात करें, ये जो रेस्पिरेशन होती है एक सेल के अंदर होती है। क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड के एग्जामिनेशन में कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी जो रेस्पिरेशन सेल के अंदर होती है इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब ये जो प्रोसेस है आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हाई कैन वी अलाइव, हम कैसे जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखा है मैंने, रेस्पिरेशन नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है तो रेस्पिरेशन करना पड़ेगा उन्हें। आगे की मैंने एक पॉइंट लिखी है कि रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो ये रेस्पिरेशन है ये फोटोसिंथेसिस का उल्टा है। उसमें क्या था, खाना बनता था। इसमें क्या होगा, खाना
टूटेगा यानी खाना स्प्लिट्स होगा और उसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा बाहर की तरफ। तो देखते हैं, ये फूड था जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना होगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी, और उसमें क्या था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन करते थे और खाना बनाते थे। इसलिए कहा जाता है कि रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आई होप इतनी बातें समझ में आएगी आप सभी को। अब देखो, बात करते हैं जो एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है किसी ना किसी फॉर्म में तो स्टोर रहेगी हमारी बॉडी में ना, तो वो हमारे सेल के अंदर स्टोर रहती है, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एडीपी। एटीपी और एडीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है हमारी बॉडी में। और सबसे पहले समझते हैं कि एडीपी और एटीपी क्या होता है। देखो, चाहे एटीपी हो चाहे एडीपी हो, ये एक एनर्जी कंटेंट होता है हमारी बॉडी का, एक एनर्जी कंटेंट है। जो एटीपी है इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, या इसको एडिनोसाइन भी पढ़ा जाता है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब ये जो एटीपी होता है ये हाई एनर्जी कंटेंट होता है हमारी बॉडी का, यानी जो रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी कंटेंट बनते हैं उसमें एटीपी जो होता है वो हाई एनर्जी कंटेंट होता है, वेयर एज एडीपी इज लो एनर्जी कंटेंट। और मैं आपको बताऊं इसका नाम एटीपी और एडीपी इसलिए है, यहां है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट ग्रुप का 3 ग्रुप इसके अंदर होता है एटीपी के अंदर, और डाइफॉस्फेट जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें डाई का मतलब 2, इट मींस 2 फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ा होता है। आई होप आपको रेस्पिरेशन के बारे में समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अभी हमने रेस्पिरेशन के बारे में देखा, आप पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में। देखिए, रेस्पिरेशन जो होता है उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब समझते हैं कि एरोबिक क्या होता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो, जो ये वर्ड एरोबिक है, एरोबिक मीन्स होता है विथ एयर, और वी कैन से दैट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। और एनाएरोबिक का मतलब होता है विदाउट एयर, यानी विदाउट ऑक्सीजन। तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन को यूज करता है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो लिखा है मैंने यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। सेल के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आगे देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, ऐसा रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन के होता है उसे कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर होता है तो वो ईस्ट करता है, जो फर्मेंटेशन होता है शुगर का वो ईस्ट करता है, और ईस्ट में ही एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब जब ये फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, जब फर्मेंटेशन होता है तो ये ईस्ट ही करता है फर्मेंटेशन। और अगर आपको जो आपने सुना होगा कि तो आपने सुना ही होगा कि फ्रूट से अल्कोहल बनाए जाते हैं। जनरली बचपन में हम लोग सुना करते थे कि फ्रूट से, अंगूर से या जौ से या गेहूं से लोग बनाते हैं अल्कोहल के बारे में। तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा थोड़ी सी कि फ्रूट जूस, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो, फ्रूट जूस उसमें डाल दो। फ्रूट जूस डालने के बाद कुछ अमाउंट में उसके अंदर ईस्ट मिला दो। आप टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में फ्रूट जूस मिला दो, उसके अंदर आप ईस्ट डाल दो कुछ, उसके बाद उसको कॉर्क से टाइट कर दो, आप एयर टाइट कर दो, उसको छोड़ दो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए आप छोड़ दीजिए। जब उसको कुछ घंटों के बाद आप ओपन करोगे तो उसके बाद से एक स्मेल निकलती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ इथेनॉल। एक्चुअली वो अल्कोहल की स्मेल आती है, ठीक है। और वहां जब खोलोगे वहां से गैस निकलती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इस गैस को चेक करना है कि ये गैस कौन सी है, तो जो लाइम वाटर होता है, चूने का पानी होता है,
उसको आप ले लो, उस गैस को उसमें पास कराओ, देखोगे वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। और हमने पढ़ा भी था कि व्हेन इन गैस टर्म लाइम वाटर टू मिल्की, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे कि एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें लाइम वाटर ले लिया, उसको स्ट्रॉ से फूकते थे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता था। ठीक है, तो यहां से जो गैस निकलती है फर्मेंटेशन के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और जो बनता है वो होता है एथिल अल्कोहल या इथेनॉल भी कहते हैं। और आप कहेंगे सर ये इथेनॉल और मिथेनॉल दो चीजें होती है, चलिए दोनों ही अल्कोहल है। इथेनॉल जो होता है वो पीने लायक होता है, वो पीते हैं, हालांकि पीना नहीं चाहिए लेकिन लोग पीते भी हैं, वो पीने योग्य होता है। लेकिन मिथेनॉल बहुत जहरीला होता है, एकदम पीने लायक नहीं होता, वो जहरीला होता है। कलर दोनों का सेम ही रहता है, इथेनॉल की जगह मिथेनॉल किसी को पिला दिया तो वो काम खत्म है उसका। ठीक है, इथेनॉल लोग पीते हैं, वो जो दारू बनती है, बियर बनती है, उसमें इथेनॉल मिलाते हैं, वो फर्मेंटेशन वाला फर्मेंटेड शुगर होता है वहां पे। ठीक है, वो इथेनॉल होता है। लेकिन जो ये मिथेनॉल होता है ये जहरीला होता है, ये सीधे दिमाग पे असर करता है, लिवर पे असर करता है। ठीक है, हमारी आंखों को खराब कर सकता है, अंधा कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये इथेनॉल बनता है ये बड़ा अच्छा होता है, इथेनॉल भी हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को खराब ही करता है। सो इन चीजों से आप जो भी घर में आपके एडल्ट हो, जो भी फ्रेंड्स कुछ और होते हैं जो छोटी सी उम्र में आजकल ड्रिंक करने लगते हैं, उनको समझाइए कि ये बहुत ही खतरनाक होता है। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब हम एक स्केच के बारे में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, एरोबिक एनाएरोबिक के बारे में। एक एनसीईआरटी में बकायदा स्केच बनाया हुआ है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, अभी हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन किस किस तरीके से होती है, और उस ग्लूकोज पे ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट होता है, और जब ऑक्सीजन कम रहेगा तो क्या होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखते हैं, ये ग्लूकोज है हमारा जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ये जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है ये एनसीईआरटी में ऐसे दिया है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केच है। तो देखते हैं, रेस्पिरेशन के बाद ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, जो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म में ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, इसे ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और यहां से भी कुछ एनर्जी निकलती है। आगे की तरफ देखते हैं, यही पायरुवेट जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब ये इस ग्लूकोज का जो पायरुवेट में कन्वर्जन हुआ, जब इसका ऑक्सीडेशन, जब या रेस्पिरेशन कह सकते हैं, जब रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होता है, तो हम जानते, अभी मैंने पढ़ा था कि ईस्ट में होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो इथेनॉल की फॉर्मेशन करते हैं। इथेनॉल बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, एनर्जी बनती है, लेकिन एनर्जी बहुत कम अमाउंट की होती है, यानी 2 ATP एनर्जी की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। वहां पे क्या होता है भाई, 2 ATP एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। आगे की तरफ देखते हैं, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसकी ब्रेकडाउन ग्लूकोज की, तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये ईस्ट में था, और एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। मैंने अभी पढ़ा, रेस्पिरेशन साइट की पढ़ी थी अभी। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और एनर्जी बनती है। और यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन के उपरांत, यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा, वहां पे 38 ATP एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनते हैं एनर्जी के, यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब कभी कभी क्या होता है, एनिमल्स की बॉडी में जब हैवी एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं, या फिर जब, अभी एग्जांपल में और आपको बताऊंगा, पहले हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की बॉडी की। जब हैवी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं तो कभी कभी देखा होगा हमारे जैसे कि जो एथलीट्स होते हैं वो दौड़ते हैं, वो अचानक से गिर जाते हैं, मसल्स उनकी क्रैम्प्स आ जाती है। ठीक है, और क्रैम्प्स क्या होता है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड क्रैम्प्स। वो क्रैम्प्स आती है, ठीक है, और वो गिर जाते हैं, और कुछ देर बाद जो होता है वो रब करते हैं, गर्म पानी से उसको सिकाई करते हैं, धुलते हैं, फिर वो ठंडे पर फिर वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अब देखो जो ये क्रैम्प्स बनती है, यहां भी एनर्जी बनती है,
और एनर्जी वो 2 एटीपी एनर्जी बनती है। मतलब कि जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल्स में होती है वहां एनर्जी बनती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बनती है। वो 2 एटीपी एनर्जी की फॉर्मेशन यहाँ भी होती है। ये मसल्स क्रैम्प्स के बारे में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रैम्प्स कब बनती है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में बनती है। और जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारी बॉडी सेल्स को बहुत जल्दी ऑक्सीजन चाहिए होता है, और जब नहीं मिलता तो वो तुरंत क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं। अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन वो कर लेंगे तो उस समय लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, और बिकॉज ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स विल बी देयर। तो क्रैम्प्स आ जाएंगे, और यहां भी एनर्जी बनती है लेकिन बहुत कम, यानी 2 एटीपी एनर्जी यहां भी बनती है। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना, ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है।